जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में दो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं। प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, किस प्रोसेस से किया जाता है, और फिर उसके साथ प्रोसेस ऑफ ऑडिट, यानी हम मैनेजमेंट जिस प्रोसेस के ज़रिए से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है वो प्रोसेस भी सीखेंगे मैनेजमेंट का, और ऑडिटर जिस प्रोसेस के ज़रिए से स्टेप बाय स्टेप ऑडिट परफॉर्म करता है हम उस प्रोसेस को भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर की बेस के ऊपर आपका क्विज़ तैयार किया है हमने। वो क्विज़ अभी लाइव टेस्टिंग होगी। आपकी सिस्टम आपको पता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिंक शेयर कर दिया गया है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दिया गया है। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और पार्टिसिपेशन के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है जी। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बता दूं कि ये लिंक सिर्फ उस वक्त काम करता है जब लाइव क्विज कंडक्ट हो रहा हो। एक दफ़ा क्विज कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर ये लिंक काम नहीं करेगा। अगर आप उसके बाद इस क्विज को वॉच करना चाहते हैं तो फिर आपको वीडियो लेक्चर्स में इसको देखना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये भी तो मैंने इसको ओके किया था, ये नहीं हुआ। चलिए लिंक कीजिए, क्लिक कीजिए। तैयार हैं तो बताइए। ओके जी। हाँ, वाईफाई नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ही सिर्फ देखें। ठीक है, फिर आप नहीं क्विज अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। 10 सेकंड दिए जा रहे हैं आपको, जल्दी से आप तैयार हो जाएं, फिर क्विज स्टार्ट करेंगे। दरमियान में भी अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं। करें स्टार्ट। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा। सीआरएन जरूर लिख दीजिएगा। नहीं नहीं, अभी आएगा, अभी आएगा। देखिए सीआरएन। पहला क्वेश्चन ये रहा जी आपके साथ। During the audit of Starline Limited, the engagement partner discovered that one of the team member owns shares in the client company. Client company किसको कहते हैं? जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं। The team member insists that the investment is very small and does not affect his objectivity. What should be the auditor's response? Response क्या होना चाहिए? Accept the explanation as long investment was made before the audit engagement. Accept कर लेना चाहिए क्या? नहीं। Reassign the team member to non-sensitive areas of audit procedure. नहीं, वो किसी दूसरे एरियाज में भी अगर उसको लेके जाएंगे तो मसला तो वही का वही है। शेयर तो उसमें भी है, शेयर तो पूरी कंपनी में है ना। रिमूव द टीम मेंबर फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट ड्यू टू फाइनेंशियल इंटरेस्ट। तो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सी है? सी। ये डी वाले कौन थे भाई? डी तो ऑप्शन ही नहीं थी उसमें। मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये रहा। Senior auditor is assigned to the audit of Alpha Limited found that the member brother is employed in the accounts department of the client. Management shows that the brother does not influence financial reporting. What should the engagement partner do? Permit the auditor to remain since there is no direct reporting relationship.
नहीं, रिप्लेस द ऑडिटर टू एलिमिनेट एनी परसीव्ड इंडिपेंडेंस थ्रेट। इंडिपेंडेंस को किसी भी थ्रेट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उस टीम मेंबर को रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है, जिसका भाई क्लाइंट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि अपने भाई को फेवर दे सकता है ना। During audit planning, the auditor considers whether to use sampling or test all transactions of revenue recognition. Management requests full testing to be extra cautious. What is the most appropriate auditor response? क्या मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फुल टेस्टिंग करे? नहीं, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है? एक्सरसाइज डी, प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करे टू डिटरमिन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, क्या प्रोफेशनल जजमेंट की एप्लीकेशन हमने स्टडी किया था कि नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उसे डिसाइड करते हुए प्रोफेशनल जजमेंट को सामने रखना है। क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस को मानना हमारे लिए लाजमी तो नहीं है ना। नहीं, हम तो अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे, अपनी जजमेंट को फॉलो करेंगे। जी, ऑडिटर ने रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन की कि यानी रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैनेजमेंट ने ये स्टेटमेंट दी। रिप्रेजेंटेशन मीन स्टेटमेंट। मैनेजमेंट की स्टेटमेंट क्या है? इन्वेंट्री में कोई ऑब्सोलीट आइटम्स नहीं है, लेकिन ऑडिटर ने जब चेकिंग की तो उसे कुछ ऑब्सोलीट आइटम मिलना शुरू हो गई। क्या करना चाहिए उसे? क्या उसे मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन पे अभी भी रिलाई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या उसे ये कहना चाहिए कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के झूठ बोला है? नहीं, ये अभी इससे कंफर्म नहीं होता कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के झूठ बोला है या अनजाने में। ठीक है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या है कि ऑडिटर को मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहिए और मजीद एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए कि हो सकता है कुछ और इन्वेंट्री आइटम्स भी ऐसी हो जो ऑब्सोलीट हो। ठीक है, यहाँ पे जो कॉरोबरेटिव एविडेंस है, कॉरोबरेटिव का मतलब क्या है? कंफर्मिंग एविडेंस, यानी मजीद एविडेंस जो उसकी सपोर्ट कर रहा हो उस स्टेटमेंट को, तो मजीद एविडेंस हासिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा मैनेजर जो था वो पास में क्लाइंट का चीफ अकाउंटेंट रहा था। जब ये पता चला तो क्या करना चाहिए? उसको रिमूव कर देना चाहिए टीम से। अच्छा, रिमूव किस वजह से करना चाहिए? इसकी दो रीजंस होती हैं। यहाँ पे उसने सिर्फ एक ही रीजन दी है, वो ठीक है कि उसने पास में क्लाइंट पे, जिस क्लाइंट में वो चीफ अकाउंटेंट रहा है, उसमें कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में पार्टिसिपेशन की होगी। चीफ अकाउंटेंट था ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हिस्सा लिया होगा। अब एज ऑडिटर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेगा तो अपना काम खुद ही चेक कर रहा होगा। यहाँ पे आपके मन में ये सवाल पैदा होगा कि 2 साल तो गुजर चुके हैं, तो उसमें इनकम और एक्सपेंसेस चेंज हो चुके होंगे, लेकिन याद रखें जो एसेट्स और लायबिलिटीज है ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एसेट्स लायबिलिटीज साल तक चलते हैं। जैसे फिक्स एसेट्स है, जैसे लॉन्ग टर्म लोन है, तो उनमें अगर उसने कोई वर्क किया हुआ है तो चांसेस हैं, थ्रेट निस्बतन कम है, क्योंकि 2 साल गुजर चुके हैं, कम है लेकिन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के अंदर ऐसी भी कुछ आइटम्स मौजूद हो सकती हैं जिसकी प्रिपरेशन में उसने पार्टिसिपेट किया हो। इसीलिए सेल्फ रिव्यू थ्रेट अभी भी अराइज हो रहा है। ठीक है, दूसरी इसकी रीजन ये हो सकती है, जो कि यहाँ पे उसने इस केस में नहीं लिखी, कि इस टीम मेंबर के जो पास्ट फ्रेंड्स हैं, पास्ट कोलीग्स हैं, वो तो अभी उसी इदारे में काम कर रहे हैं ना, तो ये जब उस इदारे में ऑडिट करने के लिए जाएगा जहां पे ऑलरेडी उसने काफी साल पहले
या 2 साल पहले काफ़ी सालों तक काम किया हुआ है, तो वहाँ पे इसके कुछ ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर होंगे जिनके साथ इनके फ्रेंडली रिलेशंस होंगे, उनको फेवर दे सकता है। इसी वजह से ऐसे टीम मेंबर को हमें अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए जिसने पास्ट में उस इदारे में काम किया हो जिसका हम ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं। क्लियर जी ये कंसेप्ट? आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्या करना, क्या एक्सेप्ट कर देना चाहिए? नहीं, डिक्लाइन करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, पिक आपने कर लिया कंसेप्ट को करेक्टली, अगर क्लाइंट ने भी ऑफर किया है, हमने भी एक्सेप्ट नहीं किया, क्या करें? उसको एक्सेप्ट ना करें। अगर ऑफर किया है एक्सेप्ट ना, अच्छा अगर एक्सेप्ट कर चुका है हमारा टीम मेंबर, फिर क्या करें? फिर 2 काम करने हैं। नंबर 1, उस गिफ्ट को रिटर्न करना है या जो उसके जितने पैसे बनते हैं ना वो वापस करने हैं। और दूसरा, उस टीम मेंबर को जिसने गिफ्ट को एक्सेप्ट किया है उसे भी अब अपनी टीम का हिस्सा नहीं रहने देंगे, क्योंकि अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, अब वो बायस्ड हो गया। जैसे उसने सिग्निफिकेंट एक्सपेंसिव गिफ्ट एक्सेप्ट किया, वो क्लाइंट की तरफ बायस्ड हो गया, वो न्यूट्रल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, उसे फिर अपने टीम का हिस्सा नहीं बनाना। ये बात समझ आ गई? गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या करना है? रिफ्यूज कर दे। और अगर एक्सेप्ट कर चुके हैं तो क्या करना है? वापस करने हैं कॉस्ट को। और टीम मेंबर जी वापस करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ये थोड़ा ट्रिकी होगा मुझे लगता है। Idea of Mega Pharma Limited notes rapid expansion into new markets. Management says the business has low risk as prior operation were stable. तो भाई वो प्रायर स्टेबल थे ना, अब तो नया ऑपरेशन आ चुका है, नया बिजनेस न्यू मार्केट्स में एंटर किया है, तो न्यू मार्केट्स में तो हालात डिफरेंट होंगे। तो क्या न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की वजह से, न्यू मार्केट में एंटर होने की वजह से क्या फर्म का जो रिस्क का लेवल है वो सेम रहेगा पहले वाला के अब बढ़ जाएगा? अब बढ़ जाएगा। अब न्यू रिस्क सामने आ गया क्योंकि न्यू मार्केट में। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? रीअसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कंसीडरिंग न्यू ऑपरेशन। करेक्ट, शाबाश, तो तकरीबन सबने ठीक बताया। अनयूअल एंट्रीज हमारे सामने। मैनेजमेंट का ये चीज जो एफिशिएंसी एडजस्टमेंट्स हैं, एफिशिएंसी यानी मैनेजमेंट का जवाब भी वेग है। आपको समझ आ रही हो कि एफिशिएंसी एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? तो ये भी कह रहा है वो समझ नहीं आ रही ना, मैनेजमेंट हमें ठीक तरीके से एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें? प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को अप्लाई करना है। जहां पे अनयूअल चीज होगी, अनयूअल ट्रांजैक्शन होगी, स्केप्टिज्म को हमने अप्लाई करना है। ऑडिट सीनियर को साइन किया गया है, उसका क्लोज फ्रेंड फाइनेंस मैनेजर है, लेकिन ऑडिट सीनियर है बहुत कॉम्पिटेंट, तो ठीक है ना? नहीं, इससे ज्यादा कॉम्पिटेंट बंदा हमारी फर्म में नहीं है कोई, फिर भी इसको नहीं भेजेंगे। इससे लेस कॉम्पिटेंट बंदा चलेगा? क्यों लेस कॉम्पिटेंट बंदा क्यों चलेगा जब हमारे पास मोर मौजूद? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं। करेक्ट।
इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज मटेरियली मिसस्टेटेड, ये लाइन समझ आ रही है आपको? ओके तो जब मिस स्टेटमेंट होगी तो हम क्या करते हैं? ओपिनियन मॉडिफाई करते हैं, अप्लाई प्रोफेशनल जजमेंट और मॉडिफाई, ऐसा ही है ना? मिस स्टेटमेंट बताया हुआ मैंने आपको क्या होती है। ओके सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जी रेवेन्यू को वेरीफाई कर रहा था, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स चेक किए, सारे के सारे ठीक निकले। मैनेजमेंट ने कहा देखा सर, हमने कहा था ना पहले, हम तो सारा काम ठीक करते हैं, बिला वजह हम पे शक कर रहे हैं, बाकी की चीजें भी ठीक है, बेफिक्र हो जाए। तो बात मान लेनी चाहिए ना, अभी भी नहीं माननी चाहिए। अगर हम स्टिल बाकी की चीजों को भी करेक्ट एज्यूम कर लेते हैं, दूसरे एरियाज में भी, से परचेज में भी मान लिया करेक्ट, पेरोल में मान, तो हम क्या कर रहे हैं? ओवर जनरलाइज कर रहे हैं कंक्लूजन को। ठीक है, अगर स्केप्टिसिज्म नहीं होगा ना तो आप ओवर जनरलाइज कर लेंगे, लेकिन अगर स्केप्टिसिज्म होगा आप में तो आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, एक एरिया में गलती नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे में नहीं होगी, दूसरे में हो सकता है हो। ठीक, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन हुई बी। ये ओवर जनरलाइजिंग वाला कंसेप्ट समझ आ गया ना आपको? ओके शाबाश। अच्छा, ये हाइब्रिड क्लास में मैं देख रहा हूँ कोई स्टूडेंट पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे इक्का दुक्का के अलावा, ना हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में ना 6 में। रूम नंबर 4 में कितने स्टूडेंट्स क्विज में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, जरा हाथ उठाएं। और रूम नंबर 6 में कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। जी लास्ट वीक ऑफ द ईयर में एनुअल इंक्रीज इन सेल है। मुझे तो लगता है ये सेल टारगेट पूरा करने के लिए साल के आखिरी हफ्ते में बेतहाशा सेल फिट की है उन्होंने। आपका क्या ख्याल है? ऐसे ही ना, साल के लास्ट वीक में अगर एनुअल सेल हो तो इसका मतलब टारगेट अचीव करने के लिए की गई, मुझे लग रहा है। क्या करना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए इसको और आगे बढ़ना चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए, चेकिंग करनी चाहिए। शाबाश, इन्वेस्टिगेट फर्दर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए अब क्लास के टॉपर्स की तरफ जाते हैं। भैया प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन रेडी है, तैयार है? चलिए टॉपर्स की तरफ चलते हैं। जी फर्स्ट पोजीशन किन की है? फर्स्ट पोजीशन, शाबाश, सीआरएल लिखा करें। सेकंड पोजीशन, शाबाश। थर्ड पोजीशन किन की? हाथ उठाइए जरा, पता चले कौन है थर्ड पोजीशन होल्डर। ऑनलाइन में हो गया, अच्छा ये हाइब्रिड में है, हाइब्रिड में भाई फ्रंट में बैठे हुए हैं। फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, ये यही इधर 6 7, नाइन्थ पोजीशन, टेंथ पोजीशन के नहीं। चलिए गुड। अब चलते हैं हम अपने कंसेप्ट्स की तरफ। क्विज यहाँ पे एंड होता है। प्रीवियस लेक्चर में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए जल्दी से, शाबाश। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए जी। पास्ट एम्प्लॉयमेंट का पीरियड कितना होना चाहिए कि हम ये कह सकते हैं कि थ्रेट नहीं रहा? पास्ट एम्प्लॉयमेंट का पीरियड मेंशन नहीं किया, ये आपकी जजमेंट होगी। ठीक है, ये आपकी जजमेंट होगी। नॉर्मली 1 साल तक तो थ्रेट रहता ही रहता है, 1 साल तक। 1 साल के बाद थ्रेट कम होना शुरू हो जाता है। तो लगभग अगर 3 साल गुजर जाए ना, 3 साल, क्योंकि लॉ में अक्सर
प्लेसेस के ऊपर इस तरह की सिचुएशन में 3 साल का टाइम पीरियड बोला गया। तो उसके बाद हम कहते हैं थ्रेट खत्म हो गया, उसके बाद बेफिक्र होके अगर पास में उस ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल पहले काम किया भी है उसे ऐड करने के लिए भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी क्वेश्चन में डिफरेंट पीरियड हो तो हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 साल से सिंपल जहन में रखें, 3 साल से ज्यादा अगर पुरानी बात है तो समझे कोई मसला नहीं है। जी अच्छा, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट को इतना ना आप कंसीडर करें, ये अभी कोड ऑफ एथिक्स में सेशन डिस्कस हुई है, हमने स्टडी करनी है उधर, इसके ऊपर इतना जोर ना लगाएं, बस ये इतना इतना ही काफ़ी है। ये आपको सिर्फ ये बताना मकसद था कि ऑडिटर में 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट जो है उसको आप टू मच फोकस कर रहे हैं, इसको बस इतना काफ़ी है जितना हमने पढ़ लिया। जी सर, एक फर्म है, हमने टैक्स भी वहाँ से करवाया और ऑडिट भी उसी फर्म के अदर डिफरेंट मेंबर से करवाया, तो फिर वो कर सकते हैं ऑडिट या नहीं कर सकते? क्या अगर एक ही फर्म से कोई कंपनी एक ही फर्म से ऑडिट भी करवाती है और ऑडिट के अलावा कोई अदर सर्विस भी उसी फर्म से ऑब्टेन करती है तो इसमें नॉर्मली थ्रेट राइज होता है, मसला राइज होता है। अब इसमें क्या करना चाहिए ये अभी आपको बताना टू अर्ली है। जैसे मैंने बताया ये इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशन है ये कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस हुई है। ठीक है, तो अगर से एक ही फर्म से करवाया जाए ऑडिट भी और अदर सर्विसेज भी तो इसमें रिस्क ये होता है कि हो सकता है अदर सर्विसेज जो हमने परफॉर्म की है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके दी हो, तो ऑडिट करते हुए हम उन सर्विसेज को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें विदाउट चेकिंग कि ये काम जैसे हमने खुद ही किया हुआ है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये बेहतर नहीं है, ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशन में इसकी इजाजत है, वो कोड ऑफ एथिक्स में हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर होगा नेक्स्ट एक, उसमें छोड़ दे डी ट्रैक हो रहे हैं आप लोग, आगे चलें। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास में किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था स्टार्ट में, वो पूछिए बात। जी हाँ जी, ऑडिट स्केप्टिक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में है यूज इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस। मुझे ये बताइए अगर आप ऑडिट करने के लिए गए, आपको पता चला पिछले साल फिक्स एसेट्स की यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की थी मैनेजमेंट ने 10 इयर्स, इस साल उस लाइफ को चेंज करके 20 ईयर कर दिया गया। आपने मैनेजमेंट से पूछा सर ये आपने लाइफ को, ये अजम्पशन है ना एक लाइफ, यूजफुल लाइफ, आपने इस यूजफुल लाइफ को क्यों चेंज किया? उन्होंने कहा सर हमें लगा ये कि ये इसकी लाइफ जो है ना अब ये एसेट ज़्यादा साल चलेगा, इसलिए हमने इसकी लाइफ बढ़ा दी, 5 से बढ़ा के 10 ईयर कर दी। क्या आपने ये एक्सप्लेनेशन सुन के एक्सेप्ट कर लेंगे और आगे चलेंगे कि इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? अगर तो आपके अंदर स्केप्टिसिज्म मौजूद है ना तो आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे बैठे बैठे एसेट्स की लाइफ बढ़ सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो चेंज किया है इन्होंने अजम्पशन को ये इनएप्रोप्रिएट हो। क्या आपको चेकिंग करनी चाहिए कि जो अजम्पशन चेंज हुई है इनएप्रोप्रिएट है कि एप्रोप्रिएट? तो अगर तो आप में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होगी तो आप इस अजम्पशन को चेक करेंगे और इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर स्केप्टिसिज्म नहीं है आप में तो फिर आप ये जो इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस हैं इनको चेक नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप कहेंगे अच्छा ठीक है ये भी ठीक हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। ऐसा नहीं करना, याद रखें हमने हर चीज को, जो भी हालात चेंज हो रहे हैं, अगर उनकी वैलिड रीजनिंग, वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है, हमने उनको क्वेश्चन करना है, उनको चेक करना है, कोरोबरेट करना है। किसी भी बात को, किसी भी एविडेंस को एज इट इज ट्रू नहीं मान लेना विदाउट वेरिफिकेशन। टेस्ट किए बगैर, कंफर्म किए बगैर किसी भी बात को हमने सच नहीं मानना। ठीक है, तो अगर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होगा तो मैनेजमेंट अगर अजम्पशन को हेर फेर करेगी, ऊंच नीच करेगी, इनएप्रोप्रिएटली चेंज करेगी, आप उसे पकड़ेंगे कि इग्नोर कर देंगे? पकड़ लेंगे उसको, उसे क्या भाई ये क्यों चेंज किया बताओ। ठीक है भाई, समझ आया? तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आपको इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन एक्सेप्ट करने से बचाएगा। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन एक्सेप्ट करवाएगा कि एक्सेप्ट करने से बचाएगा? बचाएगा। और कोई क्वेश्चन? शाबाश जी। एक मिनट,
प्लानिंग स्टेज पे रिस्क असेसमेंट कैसे कर, अच्छा ये हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा है, ये मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, ठीक है। प्लानिंग स्टेज पे रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। जी ऑडिट फीस के साथ कमीशन को ऐड, वो गलत है, वो गलत है। हमें ऑडिट फीस नॉर्मली फिक्स रखते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा सर आपने कल बोला था कि रिसीवेबल्स और पेएबल्स आ रहे हैं मतलब किसी कंपनी के, तो उसको रीअसेस करने के लिए हम उसकी इनवॉइसेस को चेक करेंगे। जी जी मैनेजमेंट इनवॉइसेस को भी तो चेंज कर सकती है, फिर हम फिजिकली पेएबल जिसका आ रहा होगा उसको भी तो कर सकते हाँ हैं। हाँ, इन्होंने कहा सर आपने कल बताया था कि जब आपने सेल्स को वेरीफाई करना है तो सेल इनवॉइसेस को चेक करना है, परचेजेस को वेरीफाई करना है तो परचेज इनवॉइसेस को चेक करना है। लेकिन जो मैनेजमेंट सेल्स को ओवरस्टेट करेगी, गलत रिकॉर्ड करेगी, वो हो सकता है सेल की इनवॉइसेस भी 2 नंबर बना दें, तो बिल्कुल बना सकती है। यहाँ पे फिर हमने उसे थोड़ा सा, अगर हमें खतरा हो ना कि ये मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकती है, तो हम इनवॉइसेस को ज़रा ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, और जहाँ कहीं एक गलत इनवॉइस भी पकड़ी जाए ना, फिर हम अपनी टेस्टिंग का लेवल बहुत ज़्यादा डिटेल बढ़ा देते हैं। फिर हम मैनेजमेंट का जो इंटरनली जनरेटेड एविडेंस होता है ना, उसको फिर हम इस्तेमाल ही नहीं करते। हमने कहा तुमने हमें गलत सेल इनवॉइस बना के दी, तेरा कोई पता नहीं है, तू परचेज इनवॉइस भी गलत बना के देगा, तेरा कोई पता नहीं, पेरोल की कैलकुलेशन भी गलत की होगी। अब हम सारा एविडेंस एक्सटर्नल सोर्सेज से लेंगे। अब हम सेल्स को वेरीफाई करने के लिए सेल इनवॉइस नहीं देखेंगे, डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करके, फोन करके उससे पूछेंगे कि बताओ क्या बाकी आपने ये सेल किया कि नहीं की, ठीक है जी। कैश रिसीव हुआ है तो फिर हम आपके कैशियर से नहीं पूछेंगे, आपके बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे वहां पे पैसे आए कि नहीं आए। तो जब हमें खतरा होता है ना कि मैनेजमेंट हमारे साथ 2 नंबरिया कर सकती है, तो एक काम तो हम ये करते हैं, अपना टेस्टिंग का लेवल बढ़ा देते हैं, और दूसरा काम ये करते हैं कि हम इंटरनल एविडेंस की बजाय एक्सटर्नल सोर्सेज से एविडेंस लेने की कोशिश करते हैं। एविडेंस इंटरनल भी लिया जा सकता है, इंटरनल टू द कंपनी, और एक्सटर्नल भी लिया जा सकता है ना। नॉर्मली हम दोनों तरह से एविडेंस एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब रिस्क ऑफ फ्रॉड हो तो फिर हम इंटरनल को छोड़ के कम कर देते हैं और फोकस किधर शिफ्ट कर लेते हैं, एक्सटर्नल की तरफ। और कोई क्वेश्चन जी? जी शाबाश। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, अच्छा याद रखिए पूरे ऑडिट में आपने अपना फोकस रखना है एविडेंस के ऊपर, आपने अपना फोकस कॉस्ट के ऊपर नहीं रखना। सिर्फ एक टॉपिक आएगा हमारा कोड ऑफ एथिक्स का, जिसमें हम फीस की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं। सिर्फ एक चैप्टर आएगा कोड ऑफ एथिक्स का, उसमें आपने सोचना है पैसों का मसला क्या है। इसके अलावा और किसी भी चैप्टर में, ऑडिट के किसी भी चैप्टर में आपने किसी भी कंसेप्ट को पैसों से रिलेट नहीं करना। सर अगर ज्यादा काम करना पड़ गया तो फिर ज्यादा पैसे, ज्यादा खर्च होगा, ज्यादा पैसे कौन देगा? अल्लाह देगा, अल्लाह, ठीक है। जो किस्मत में लिखा है जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। और कोई क्वेश्चन जी? जी जी जी, एक मिनट, हाइब्रिड क्लास वाले जी पूछिए, पूछिए हाइब्रिड क्लास में जो पूछना चाह रहे हैं बच्चे। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस का मतलब है जो भी एविडेंस मैनेजमेंट आपको दे, आपने उसे ध्यान से देखना है कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। यह है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, ठीक है। जो लोग क्रिटिकली असेसमेंट करते हैं ना, वो उन्हें पता चल जाता है भाई ये जो एग्रीमेंट हमारे सामने आया है ना एविडेंस, ये जिस फॉन्ट साइज में है, जो फॉन्ट है वो तो उस वक्त इजाद ही नहीं हुआ था, है, समझे समझे ना। ये क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस होती है, ठीक है। हम एज ऑडिटर इतनी ज्यादा क्रिटिकल असेसमेंट नहीं करते, लेकिन याद रखें अगर क्रिटिकल असेसमेंट एविडेंस इतनी ज्यादा नहीं करते जितनी कि जैसे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन या लॉयर्स करते हैं। लॉयर्स तो इन्वेस्टिगेशन ज्यादा, लेकिन स्टिल हमें जो भी एविडेंस मिलेगा हमने इसको वैल्यूएट जरूर करना है। छोटा सा आपको एक केस बता देता हूँ, ये फॉन्ट से मिलते जुलता ही ये केस था। ये फर्म में मेरा एक बैचमेट था, उसने फ्रॉड डिटेक्ट कैसे किया ये जरा सुनिएगा। क्लाइंट का एक एम्प्लॉय था, क्लाइंट में रूल ये था कि अगर लेट शीटिंग कोई करेगा ना तो उसे एंटाइटलमेंट होती थी, वो बाहर से खाना मंगवा सकता है। तो हर रोज़ ना तकरीबन हर रोज़ एक बंदा उनका लेट शीटिंग करता था, और वो कोई KFC या मैकडोनल्ड था वहाँ से खाना खाता था, क्लेम करता था, और स्पोर्ट में एक इनवाइस दे दिया करता था कि ये इनवाइस है KFC। वो बाद में पता चला उस साइंसदान ने ना सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स क्या इस्तेमाल की थी। एक दफ़ा खाना खाया KFC से फॉर एग्जांपल,
उसका बिल लिया और किसी तरीके से उसी तरह के कागज़ के ऊपर ना मार्केट में मिल जाता है, उसने उसकी कॉपी करवा के छपवा ली। अब वो क्या करता था, वो हर दफ़ा जो है उसी बिल को जो है वो अमाउंट चेंज कर दिया करता था किसी तरीके के साथ, अमाउंट चेंज करके उसके ऊपर स्कैन करके उसे कंप्यूटर में दोबारा प्रिंट शायद निकाल दिया करता था। तो अमाउंट चेंज करके कभी 1200 क्लेम कर रहा है, कभी 1800, कभी 1500, वो हर रोज़ उसकी दिहाड़ी लगी होती थी। ठीक है, तो एक दिन जो था वो पकड़ा गया। वो जो हमारा नॉर्मली हम जब चेक करते हैं हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई एविडेंस मौजूद है कि नहीं है। उसके जहन में कोई बात आई होगी, उसने कहा एविडेंस ये तकरीबन रोज़ ही जा रही है, तो अमाउंट चेंज हो रही है लेकिन ये खाना एक ही तरह का खा रहा है। भाई हम तो अगर खाना खाए ना कभी KFC से तो कभी आइटम को डिफरेंट कर भी देते हैं, ये करता क्यों नहीं? उसने थोड़ा सा और चेकिंग, ये क्रिटिकल असेसमेंट हो, एविडेंस है, उसने एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया, क्रिटिकल असेसमेंट की। उसने कहा ओ ये तो ऊपर इनवाइस नंबर सबका सेम आ रहा है, और पिछली इनवाइस देखी उसका अमाउंट चेंज कर देता था, वो डेट भी चेंज कर देता था, वो इनवाइस नंबर चेंज करनी भूल जाता था, वो इस इनवाइस नंबर से वहां से पकड़ा गया। अब यह है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस। अब अच्छा, और मजे की बात, ये वाउचर क्लाइंट का जो अकाउंटेंट था या उनका जो इंटरनल, उन्होंने प्रूव कर दिया हुआ था, उन्होंने क्रिटिकल असेसमेंट इतनी नहीं कही। अब आप भी अगर इस तरह का एविडेंस को देखते ही एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो आप फिर इस तरह के फ्रॉड नहीं पकड़ सकेंगे। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड हमें क्या सिखाता है, आपने क्रिटिकल असेसमेंट इसी चीज का नाम है कि जो भी एविडेंस आपके सामने पेश किया गया ना, उसे आपने सिर्फ ये नहीं अच्छा ठीक है नहीं, बल्कि उसको देखना है डेट क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, अमाउंट क्या है, चीजों की डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, नीचे साइन किसने किए हैं, ये जिसने साइन किया है वो बंदा हमारी कंपनी में काम करता भी है कि नहीं करता, क्लाइंट समझ, ये सारी चीजें देखना, ये है क्रिटिकल असेसमेंट। कुछ बात समझ आई आपको मेरे भाई क्रिटिकल असेसमेंट की? जी और कोई क्वेश्चन? शाबाश जी, पूछिए मेरे भाई। प्रोफेशनल जजमेंट को अप्लाई करते हैं, कंफ्लिक्ट किससे कंफ्लिक्ट होगा? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है कंफ्लिक्ट। देखिए जब आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अप्लाई करते हैं ना, तो जाहिर है जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो कोई अच्छा तो नहीं समझेंगे इसको, वो आपको शायद काउंटर करने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे सर इसकी ज़रूरत नहीं, आप छोड़े, सब कुछ ठीक है। लेकिन हमने उनकी बातों में नहीं आना, हमने अपने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को अप्लाई करते हुए जो भी प्रोसीजर ज़रूरी है, जो भी एविडेंस ज़रूरी है, उसको ऑब्टेन करना। ठीक है, एक कंपनी का ट्रेड सीक्रेट है लेकिन वो इलीगल है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा, तो इधर क्या कैसे वो सीक्रेसी मेंटेन करेगा और रिपोर्टिंग स्टेज पे जजमेंट कैसे देगा? देखिए जो भी चीज़ याद रखिए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं कर रही, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सिंपल असूल ज़हन में रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हम एज ऑडिटर थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट का बहुत सा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। अब छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप एक PIA का ऑडिट करने के लिए गए, उन्होंने 2 इंफॉर्मेशन सिस्टम लगाए हुए हैं। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम वो है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें डेबिट क्रेडिट होता है। एक इंफॉर्मेशन सिस्टम वो है जो उनके कंट्रोल टावर और जो जहाज ऊपर उड़ रहा है उनके दरमियान में कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। आपके लिए कौन से वाला सिस्टम रेलिवेंट है? क्या दोनों की अंडरस्टैंडिंग हासिल करेंगे? नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम की, दूसरे वाला इरेलीवेंट है। तो जिसका हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, हमारे लिए वो चीज भी रेलिवेंट नहीं है। नहीं बिल्कुल, वो बाद में देखेंगे। देखिए आपके क्वेश्चन जो है ना कुछ थोड़े से एडवांस है, ये एट द सेम टाइम प्लस पॉइंट भी, अच्छी बात भी है और नेगेटिव भी है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात इसका मतलब यह है कि मैंने जो कुछ आपको समझाया वो आप समझ चुके हैं, ठीक है। जब स्टूडेंट के क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के आना शुरू होते हैं, इसका मतलब है बेसिक लेवल के अंडरस्टैंडिंग जो रिक्वायर्ड थी वो मिल गई है। लेकिन नेगेटिव चीज़ क्या होती है इसमें कि आप थोड़ा स्कोप से हट रहे हैं, स्कोप से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन स्टिल रेलिवेंट होता है वो मैं जवाब दे देता हूं, जो फिर रेलिवेंट नहीं होता उसको मैं कहता हूं, जैसे एथिक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ ज़्यादा, वो हमने चूंकि बाद में पढ़ना है इसलिए अभी मैंने उसके 2-3 क्वेश्चन को रोक दिया, ठीक है, वो बाद में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। जी स्टार्ट करें जी। अच्छा, कंसेप्ट सिंपल है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, लेकिन आपने इसमें जो स्टेप्स यूज़ होते हैं ना इनको अंडरस्टैंड करना है। ये सिंपल कंसेप्ट है लेकिन फ्रीक्वेंटली हमारे ऑडिट में यूज होंगे, इनको अच्छे तरीके से आपने समझना है। समझने क्या जा रहे हैं, पहले आज हमने 2 काम करने हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड वाला काम क्या है, हम अकाउंटेंट बन के देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होती हैं। लेफ्ट साइड वाले बोर्ड का कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो हमने क्या बन जाना है, अकाउंटेंट।
और जब राइट साइड वाले कंसेप्ट की तरफ आएंगे प्रोसेस ऑफ, तो हमने ऑडिटर बन जाना है और देखना है कि ऑडिटर जब अपना काम करता है किन प्रोसेस से गुजर के काम करता है, यानी स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज क्या होती हैं। जी जी मेरे भाई, ऑडिट कितने टाइम में करते हैं? कंपनीज एक्ट ये कहता है जब ईयर एंड हो गया उसके बाद 4 महीने के अंदर अंदर ऑडिट कंप्लीट करो। तो जिस कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है, हमने उसके 120 दिन लिखा हुआ है, 120 दिन यानी 28 अप्रैल से पहले पहले ऑडिट कंप्लीट करके रिपोर्ट दे देनी है और उन्होंने एजीएम कंडक्ट करवानी है। तो इसका मतलब मैक्सिमम टाइम जो हमारे पास हो सकता है थ्योरेटिकली वो कितना हो सकता है? लगभग 120। अब ये चूंकि लॉ तो है नहीं कि जो हम दिनों के ऊपर ज्यादा फोकस करें, तो समझिए लगभग 4 महीने, ये एंड के बाद 4 महीने का टाइम होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट में। नॉन स्टैट्यूटरी में आप मर्जी आपकी, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में कुछ नॉन स्टैट्यूटरी होता है ना, लीगल रिक्वायरमेंट है ही नहीं, आप चाहे तो 6 महीने में ऑडिट कर लें, कोई मसला। उसमें फिर हम क्लाइंट के साथ एग्री करते हैं कि डेडलाइन क्या होगी, उसमें लॉ की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सीखने जा रहे हैं हम भला? प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, इसका प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा। मैं डिटेल स्टेप्स नहीं बता रहा, सिर्फ जो मेरे ऑडिट से रेलिवेंट है वो स्टेप्स आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले भैया कोई रेड मार्कर दे दीजिए मुझे। सबसे पहले क्या हो? स्टेज 1, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शंस होंगी मुख्तलिफ तरह की। स्टार्ट कहां से होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? बिजनेस ट्रांजैक्शन से। कभी सेल की ट्रांजैक्शन होगी, कभी परचेज की ट्रांजैक्शन होगी, कभी पेरोल की होगी। देखिए ऐसा ही होता है क्या? तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? डेली एक्टिविटीज होगी, कभी सेल्स की ट्रांजैक्शन, कभी परचेज की ट्रांजैक्शन, कभी सैलरीज की ट्रांजैक्शन। ये बेसिस है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड के। डन जी? ओके। अच्छा मुझे ये बताइए, सेल की ट्रांजैक्शन में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होता है? वो क्या है? सेल्स इनवॉइस। इसको हम ऑडिट में बाज़ को आते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। ये जो हर वो डॉक्यूमेंट जो किसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करती है उसके लिए जनरल टर्म यूज बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो सेल्स की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? सेल। परचेज की सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? पेरोल, सैलरी पेमेंट हुई, इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है? सैलरी स्लिप। शाबाश। पेरोल शीट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये स्टेप नंबर 1 में ट्रांजैक्शन। क्लियर? अच्छा याद रखिए, जब ये कोई ट्रांजैक्शन होती है ना, क्या इसे फौरी तौर पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया जाता है कि जर्नल एंट्री पास कर दो, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, के पहले कोई ना कोई कंपनी के अंदर इसकी चेकिंग होती है? चेकिंग। जैसे फर्ज कीजिए परचेज इनवाइस आ गई, परचेज इनवाइस आ गई, क्या हमारे अकाउंटेंट को सोच के जवाब देना ये, क्या हमारे अकाउंटेंट को परचेज इनवाइस फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए कि पहले कंफर्म कर लेना चाहिए भाई इसके साथ चीजें भी वसूल हुई हैं कि नहीं? ये तो नहीं कि सिर्फ इनवाइस आ गई है चीजें भी आई नहीं। बताइए ये कंफर्म करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। अगर वो ये कंफर्म करेगा तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर या फ्रॉड के चांस कम हैं, क्योंकि वो उधर ही रोक लेगा अगर चीजें अभी नहीं आई। और अगर वो ये चेक नहीं कर रहा तो सही ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो रही होगी, 2 नंबर ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो रही होगी। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, एक्स्ट्रा रूल है, एक्स्ट्रा प्रोसीजर है जो सिर्फ इस वजह से परफॉर्म किया जा रहा है ताकि सारी ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड हो। हर वो एक्स्ट्रा किसी भी एक कंपनी के अंदर हर वो स्टेप जो इस वजह से लिया जा रहा है ताकि सही सही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, अगर कोई 2 नंबर ट्रांजैक्शन है वो वहीं पे रुक जाएं, हर उस स्टेप को हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हर उस स्टेप को क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो जब ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती है ना तो वो फौरन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको रिकॉर्ड नहीं कर देते, दरमियान में थोड़ा सा रुक के उसको चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन सही है या गलत। उसमें अगर कोई कमी बेशी हो तो उसको ठीक करके फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे अगर चीजें आ चुकी हैं तो ये परचेज अप्रूव करके रिकॉर्ड हो जाएगी, और चीजें नहीं आई तो परचेज इनवाइस को उधर ही रोक लिया जाएगा कि जब चीजें आएंगी ना तब इसको प्रोसेस करेंगे। तो ये जो हम परचेज इनवाइस का
इंश्योर कर रहे हैं कि जब तक चीजें रिसीव ना हो, गुड्स रिसीव ना हो, गुड रिसीव नोट ना बने, तब तक परचेज इनवाइस रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। ये गुड रिसीव्ड नोट को चेक करना रिकॉर्डिंग से पहले, ये क्या है स्टेप? ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिर्फ सेल्स में होता है, सिर्फ परचेज में होता है? नहीं नहीं नहीं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेल्स में भी होता है। भाई सेल्स में कैसे होता है? फर्ज कीजिए कोई कस्टमर आके कहने लगा सर जी मेरे को जो है, मैं आपका पुराना कस्टमर हूं, जरा मेरे को 10 लाख की चीजें उधार तो दे दे। तो बताइए क्या फौरी तौर पे उसको क्रेडिट सेल अप्रूव कर देनी चाहिए कि पहले उसका पिछला बैलेंस देखना चाहिए, कहीं ये डिफॉल्टर तो नहीं है, कहीं इसने ऑलरेडी अपनी क्रेडिट लिमिट के मुताबिक उधार तो नहीं ले लिया। हो सकता है कंपनी की तरफ से उसकी क्रेडिट लिमिट अप्रूव हुई हो 10 लाख, कि भाई ये 10 लाख तक उधार माल इसको बेच सकते हैं। ऐसे ही होता है ना प्रैक्टिकली, हर कस्टमर की ना क्रेडिट लिमिट लगाई होती है कि इसकी हैसियत ऐसी है कि 2 लाख तक पैसे दे सकता है, इसको 2 लाख तक उधार सामान दो, उससे ज्यादा का ना दो, ये पैसे नहीं दे पाएगा। ये दूसरा कस्टमर है, इसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, इसको 6 लाख तक का उधार माल दे दो, इसको 10 लाख तक का उधार माल। हर कस्टमर की क्रेडिट लिमिट लगाई होती है। तो मुझे बताइए जब कोई कस्टमर उधार मांगने के लिए आए तो उसकी क्रेडिट लिमिट चेक करके उधार देना चाहिए उसको, कि क्रेडिट लिमिट चेक किए बगैर उधार देना चाहिए? चेक करके, क्योंकि बगैर चेक किए उधार दे दे सेल कर देंगे ना तो बैड डेट हो जाएगा, फिर वो फिर मिस स्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा है। तो मुझे बताइए कोई भी उधार माल बेचने से पहले, क्रेडिट सेल करने से पहले ये देखना कि क्रेडिट लिमिट सेट हुई है कि नहीं, और उस क्रेडिट लिमिट के अंदर अंदर ही ये बंदा चीजें खरीद रहा है, उससे एक्सीड तो नहीं कर रहा। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जो किस वजह से लिया जा रहा है, ताकि हमारी ट्रांजैक्शन सारी की सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हो वो सही सही रिकॉर्ड हो। मुझे बताइए ये एक्स्ट्रा स्टेप क्या है? ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। आपको लगता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिर्फ परचेज में और सेल्स में होता है? नहीं 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 नहीं, ये तो पेरोल में भी होता है। जैसे पेरोल जिस बंदे ने प्रिपेयर की, जब उसने प्रिपेयर कर दी तो जितनी अमाउंट आई, सीएफओ को चाहिए कि फौरन ही वो जल्दी जल्दी अमाउंट उसको दे दे कि भैया ये पे करो। ऐसा है कि क्या उसको थोड़ी देर के लिए रुक के उससे रिकैलकुलेट करना चाहिए, भैया ये पेरोल सही कैलकुलेट की है कि नहीं की? ये तो नहीं कि इस बंदे ने अपनी पेरोल कैलकुलेट करते हुए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो नहीं कि इसने कोई फेक एम्प्लॉइज को ऐड कर दिया है ताकि उसके पैसे अपनी जेब में रख ले। क्या सीएफओ को इसे रीचेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाई मेरे ख्याल में तो ये बिला वजह उसे चाहिए सीएफओ को सुकून करे, सही किया होगा उसने, इतने अरसे से काम कर रहा है बंदा, तो सही किया होगा उसने। उसका घर भी हमने देखा हुआ, वो कहां भाग के चला जाएगा? तो ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों जरूरी है? इससे तो बिला वजह डिले हो रहा है। डिले नहीं हो रहा, इससे जो एरर्स और फ्रॉड है वो डिटेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो सीएफओ रीचेकिंग कर रहा है उस पेरोल शीट, ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो आपको ये लगता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिर्फ सेल्स में होता है, सिर्फ परचेज में होता है, सिर्फ पेरोल में होता है? नहीं नहीं नहीं, ये हर एरिया में होता है, हर एरिया में होता है। मजीद एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा, बैंक कैशियर को बोला भाई ऐसा करो कि ये जो बैंक है ना, बैंक हर मंथ एंड के ऊपर तुम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया करो। और कैशियर कहने का सर हर महीने की क्या जरूरत है, साल के एंड पे बनाएंगे ना जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल पब्लिश करनी होती है, हर महीने क्या जरूरत है? मुझे बताइए क्या हर मंथ एंड के ऊपर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना जरूरी है कि नहीं, बेहतर है कि नहीं? क्यों? मेरा तो ख्याल है ये एक्स्ट्रा स्टेप है, इससे कौन सा बैंक का बैलेंस बढ़ जाना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से क्या बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा? तो फिर क्यों बनवा रहे हैं, एक्स्ट्रा काम क्यों करवा रहे हैं? हाँ, क्योंकि अगर कोई एरर या फ्रॉड हो रहा है वो टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई हो जाएगा। हो सकता है कैशियर फेक पेमेंट बैंक से निकलवा के अपनी जेब में रख रहा हो, तो जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी तो इस तरह की फेक पेमेंट फौरी आइडेंटिफाई हो जाएगी उसी महीने जिस महीने बनेगी। और अगर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हर महीने नहीं बन रही, 3-3, 4-4 महीने बाद बन रही है, तो वो फ्रॉड 4 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होके आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये बैंक रिकंसिलिएशन ये एक्स्ट्रा स्टेप है एक तरह से। ठीक है, क्या ये जरूरी है कि नहीं?
हम अपनी ऑडिट की लैंग्वेज ज़रूरी नहीं है, खुदा का खौफ करें, नहीं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी है ज़रूरी कि आप ये कह रहे थे ज़रूरी है सर, ज़रूरी है सर, ये कहना चाह रहे थे। ये क्या है भला? ये है कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। क्या है जी सर? ज़रूरी है। ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। तो जब कभी एज ऑडिटर हमें कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस सामने है, हमने क्या करना होता है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या कहता है? कंफर्म कर लेना। तो मैंने बहन जी से कंफर्म कर लिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर मेरे कहने का मतलब यही था, यस यस यस, तो क्लियर हो गया, वरना तो रिस्क ऑफ एरर बढ़ गया था ना मेरा। अच्छा, आपको लगता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म सिर्फ ही नहीं, इन्वेंट्री में भी अप्लाई होता है। इन्वेंट्री में कैसे होता है? मुझे ये बताइए, हमने अपना एक जानने वाला बंदा, दोस्त है, बचपन का दोस्त है मेरा, ठीक है, और बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है, ठीक है, मस्जिद में सबसे पहले वो ही मौजूद होता है, ठीक है, तो उसको हमने मैनेजर रखा हुआ है, ये इन्वेंट्री मैनेजर। तो मेरा ख्याल है हमें हर मंथ एंड पे इन्वेंट्री को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ईमानदार, बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है, मैं उसको बचपन से जानता हूं। तो हमें हर मंथ एंड के ऊपर स्टॉक काउंट करने की जरूरत नहीं है कि जितना बुक्स में रखा हुआ है स्टॉक फिजिकली उतना मौजूद है कि नहीं, वो पूरा ही होगा, वो फ्रॉड थोड़ी कर रहा होगा। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। आपको याद है ना हमने क्या रूल बनाया हुआ है? किसी पे भी एतबार नहीं, घर वालों पे भी एतबार नहीं करना। क्या क्या रूल बनाया हुआ है? एतबार, अच्छा बताना नहीं है उनको, वरना जो आपके साथ सलूक होगा उसकी जिम्मेदारी मेरे पे नहीं है, बताना। लेकिन क्या हमारा प्रोफेशन क्या सिखाता है हमें? कभी किसी बगैर एविडेंस के, तो जो हमने अपने दोस्त को, बेहतरीन दोस्त को भी काम पे लगाया ना, उसके काम को भी चेक करना। स्टॉक काउंट करें, देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चोरी करके मार्केट में बेच रहा है, ठीक है। ये एक फ्रॉड था, ये रियल केस, अजीब सा। 2 मिनट में आपको साथ डिस्कस करके आगे निकलते हैं। एक बंदे ने अपने दोस्त को रखा जॉब पे, कह रहा बेरोजगार हूँ। दोस्त क्या कहने लगा? बेरोजगार हूँ, मैं कोई जॉब नहीं मिल रही, मुझे जॉब पे रख लो। कहने लगा ठीक है, तेरे को हमें 50,000 महीने पे रखता हूँ। उसने कहा बस बहुत है, बहुत, 50,000। 3-4 महीने गुजरे तो वो बिजनेस जो प्रॉफिट में था आहिस्ता आहिस्ता लॉस में जाना शुरू हो गया। पहले प्रॉफिट कम हुआ, कोई 10-12 महीने गुजरे, लॉस में कन्वर्ट हो गया। ओनर कहने लगा यार नुकसान हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ बिजनेस को बंद कर दूं। तो जो उसका दोस्त था ना, मुलाजिम कहने लगा क्या बात करते हो, तुमने सुना नहीं, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, तो मैं तुम्हें 10 लाख उधार देता हूं, बिजनेस ना बंद करना। यहां पे अगर उस ओनर ने ऑडिट पढ़ा होता तो उसके जहन में सवाल क्या आता? भाई इसके पास कहां से पैसे आए? ये तो मेरे से 50,000 की नौकरी साल पहले मांग रहा था, 50,000 नहीं 10 लाख इसने साल में कहां से कमा लिया। लेकिन क्योंकि उसमें अभी कुछ एसेट बाकी थे, आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा अच्छा ठीक है, लोन ले लिया, और फिर उसके बाद मजीद नुकसान में आना शुरू हो गया, ठीक है। एंड पे जाके ना उस दोस्त ने कहा अच्छा मैं ऐसा है कि मैं दुबई जा रहा हूँ, तो मुझे जितना भी लोन लिया है ना वापस कर दो। उस ओनर बेचारे ने कहा यार बिजनेस में बेच दी। तो उसने कहा बिजनेस बेचो, जो मर्जी करो। उन्होंने कहा ठीक है। उसने आई चलाई करके कहीं से पैसे अरेंज किए और उसको दे दिए। जो उसका दोस्त था वो चला गया दुबई। उसके जाने के बाद अचानक एक मौजज़ा सा हुआ, क्या? बिजनेस दोबारा प्रॉफिट में आना शुरू हो गया। उसे कुछ उस वक्त एहसास हुआ कुछ गड़बड़ हुई है उसके साथ। इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला ये है। तो याद रखिएगा कि किसी पे एतबार नहीं करना। चलिए, तो ये नहीं है, आगे इसको डिस्कस करता हूं मैं। तो मुझे ये बताइए, इंटरनल कंट्रोल का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? इंटरनल कंट्रोल का कंसेप्ट क्या है कि हर वो काम जो मैनेजमेंट ट्रांजैक्शंस को फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करने से पहले करती है। ये एक्स्ट्रा स्टेप समझे इसको। लेकिन किस लिए? ताकि अगर कोई एरर या फ्रॉड है वहीं पे पता चल जाए। अब कुछ कंपनीज में ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बड़े स्ट्रांग होते हैं, यानी उनमें हर ट्रांजैक्शन पे ये चेकिंग हो रही होती है। कुछ कंपनीज में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होते हैं, यानी कुछ ट्रांजैक्शन पे चेकिंग हो रही है, कुछ ट्रांजैक्शन पे चेकिंग नहीं हो रही। तो ये दूसरा स्टेप है, ये क्या कहलाता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। पहला स्टेप क्या है फाइनेंशियल सिस्टम में प्रिपेयर करने का? ट्रांजैक्शन इनिशिएट होती हैं। दूसरा स्टेप क्या है फाइनेंशियल सिस्टम में प्रिपेयर होने का? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन इंप्लीमेंट किया जाता है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो डिजाइन इंप्लीमेंट किया गया है ये स्ट्रांग है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनेंगी इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में
वो ठीक होंगी, करेक्ट होंगी या इनकरेक्ट होंगी? करेक्ट होंगी। उनमें मिस स्टेटमेंट का रिस्क कम है। और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होने का रिस्क ज्यादा है। भैया बात समझ रहे हैं? चलिए, तो ये था दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? ताकि जो रिकॉर्डिंग है ट्रांजैक्शन की वो बिल्कुल ठीक हो, अगर कोई एरर या फ्रॉड है ट्रांजैक्शन में वो सामने आ जाए। एक बड़ा कॉमन होता है एक और प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल का, सेल्स में जितनी भी सेल इनवॉइसेस बनती है ना, उसको कस्टमर को भेजने से पहले एक दफा रीचेक करता है कोई ना कोई दूसरा डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये पहले इंटरनल कंट्रोल होगा, फिर उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो। ये बात समझ आ गई? इंटरनल कंट्रोल बताइए मैनेजमेंट के लिए गुड थिंग के बैड थिंग? गुड थिंग। हाँ, फ्रॉड करने वाले के लिए बैड थिंग है, मैनेजमेंट के लिए ये गुड थिंग है। चलिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये इंटरनल कंट्रोल की। और असूल याद रखिएगा, हर एरिया में इंटरनल कंट्रोल होता है। एरिया पता है मैं किसको कहता हूं? हम किसको कहते हैं लफ्ज एरिया? डिपार्टमेंट नहीं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लाइन आइटम होती है ना, जैसे सेल्स, जैसे परचेज, उसे अकाउंटिंग में आप क्या कहते हैं? लाइन आइटम ही बोलते हैं। सेल पर, हाँ, लाइन आइटम को हम ऑडिट में बोलते हैं एरिया। ए भाई, सेल्स का एरिया वेरीफाई करोगे? और ये सेल्स का एरिया दे दिया इसको प्लानिंग में। ठीक है, परचेज का एरिया वेरीफाई करें, परचेज का एरिया दे। तो जो इससे आप अकाउंटिंग में लाइन आइटम बोलते हैं ना, लाइन आइटम, इनकम स्टेटमेंट की लाइन आइटम, बैलेंस शीट की लाइन आइटम, उसे ऑडिट में हम क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया। तो ये कभी टर्म मैं बोलूं तो आप समझ जाइएगा इसका क्या होता है। चलिए, इंटरनल कंट्रोल हो गया। तो ये रूल है, ये रूल है क्या? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ एरर और फ्रॉड कम। इंटरनल कंट्रोल वीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ एरर और फ्रॉड ज्यादा। आगे चलते हैं, स्टेज 3, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। इंटरनल कंट्रोल से निकल गई ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो बनाओ, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, वो इंटरनल कंट्रोल से गुजर के जो डाटा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरनल कंट्रोल से गुजर गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बननी है। हाँ, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए आपको पहले एक डिसीजन करना पड़ेगा, अहम। कंपनी को एक अहम डिसीजन करना पड़ेगा, क्या? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए बहुत से फ्रेमवर्क्स हैं। भाई, कौन से फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, ये फैसला करना पड़ेगा। सबसे मशहूर फ्रेमवर्क कौन सा है पूरी दुनिया में? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, ऑडिट करने के लिए नहीं है। किसके लिए है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर। क्या दुनिया में IFRS के अलावा और भी फ्रेमवर्क है ना? बहुत से फ्रेमवर्क है। टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क है, वो टैक्स वालों जो कैलकुलेशन करते हैं, आपको पता है टैक्स वाले भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। वो IFRS का रूल नहीं लगाते, अपने रूल लगाते हैं। वो भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है टैक्स। एक और फ्रेमवर्क होता है कैश बेसिस फ्रेमवर्क, उसके मुताबिक भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश बेसिस सुना है आपने? नहीं सुना ना? कभी कभी टैक्स बेसिस भी कभी कभी यूज होता है, कैश बेसिस भी कभी कभी यूज होता है। ये जनरल पर्पस नहीं है, स्पेशल पर्पस कहलाते हैं। यानी स्पेशल पर्पस वो जो कभी कभी इस्तेमाल होने वाले हो। ठीक है, तो दुनिया में बहुत से फ्रेमवर्क है। आपने अकाउंटिंग जितनी भी सीखनी है ना CMA, और जितना भी ऑडिट हुआ IFRS के मुताबिक ही सीखना है, समझे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में और भी फ्रेमवर्क है। ठीक है जी। अच्छा, अब फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट ने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है। अच्छा बताइए, फ्रेमवर्क कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? फ्रेमवर्क सेलेक्ट किस लिए करना है? ताकि उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए, उस फ्रेमवर्क के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाए। ठीक है, एक फ्रेमवर्क IFRS, आपको पता है एक फ्रेमवर्क है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या? जनरली एक्सेप्टेड, USA में वो लगता है। और आपको पता है उसमें लाइफो के मुताबिक इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर सकते हैं। IFRS का फ्रेमवर्क लाइफो की इजाजत नहीं देता इन्वेंट्री, ऐसा ही है ना? कभी शायद सुना भी ना आपने, लाइफो सुना? हाँ, अकाउंटिंग इसकी इजाजत नहीं देती। अकाउंटिंग IS2 पढ़ा हुआ है ना, वो FIFO या एवरेज के, लेकिन IFRS इजाजत नहीं देते। लेकिन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसकी इजाजत देते हैं। तो इसीलिए पहले फ्रेमवर्क, अगर IFRS है
तो रूल्स कुछ और होंगे। अगर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का फ्रेमवर्क है तो रूल्स कुछ और। इसीलिए पहले आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए पहले डिसाइड करना है भाई फ्रेमवर्क कौन सा होना चाहिए, ताकि आपने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई करनी है, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अप्लाई करने हैं, जजमेंट्स अप्लाई, जो भी काम करना है उस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए करें, उस फ्रेमवर्क की मानते हुए करें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करेंगे इस स्टेज पे आपका सबसे अहम फैसला क्या होगा, फ्रेमवर्क क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसे कहते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाएंगी। दुनिया में बहुत से एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हैं। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क गैस करें कैसे डिसाइड होता होगा? क्या ऐसे डिसाइड होता होगा कि हम देखें लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है पाकिस्तान में, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, यानी ये क्राइटेरिया सामने रख के डिसाइड करेंगे कि ये फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है कि ये ज्यादा बेहतर है कि ये बेहतर है। कि एक दूसरा तरीका भी है क्या, अक्कड़ बक्कड़ में वो 80-90 पूरा भाई ये फ्रेमवर्क ठीक है, ये इधर 100 पे इधर ये बताइए क्या करना चाहिए। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? कोई क्राइटेरिया सामने होना चाहिए जैसे नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह। ये क्राइटेरिया सामने रख के मैनेजमेंट को फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए कि रैंडमली सेलेक्ट कर दें? हाँ, क्राइटेरिया सेलेक्ट करें और फिर बेफिक्र होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, बेफिक्र होके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। क्राइटेरिया सही सेलेक्ट कर लेना है। क्राइटेरिया अगर गलत सेलेक्ट किया ना तो फिर ठीक काम नहीं है, वो काम खराब है, फिर काम खराब। आई कैप का 3 नंबर का क्वेश्चन छोटा सा याद आ गया मुझे। उसने कहा एक कंपनी ने अभी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड नहीं किया, क्या आप इस कंपनी को अपना ऑडिट क्लाइंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लेंगे? इसका जवाब था नहीं, पहले हम कहेंगे फ्रेमवर्क सेलेक्ट करो कौन सा है, और हम ये देखेंगे कि उन्होंने फ्रेमवर्क सही सेलेक्ट किया है कि नहीं। अगर सही फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया होगा ना, अगर तो अकड़ बकड़ बम्बे करके किया होगा तो फिर हमने उसका क्लाइंट ऑडिट एक्सेप्ट, और अगर सही नेचर ऑफ एंटिटी, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट को सामने रख के सिलेक्ट किया फ्रेमवर्क तो फिर गुड है, फिर ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। भाई ये बात समझ आई कि नहीं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो उसके मुताबिक फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि IFRS के अलावा कुछ ना कुछ लोकल लॉज की रिक्वायरमेंट भी आ जाती हैं, उनको भी मान लो। उनको स्टैंडर्ड क्या कहता है, मानो कि ना मानो? उनको भी मानो। जैसे आप एक्सपर्ट होंगे, आपको पता होगा पाकिस्तान में फाइनेंशियल प्रिपरेशन में कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट भी लगती है कुछ, क्या बोलते हैं उसको, 4th शेड्यूल 5th शेड्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। ये वही ठीक है जी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, शाबाश। क्या हुआ? 3 स्टेप्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ? ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुए। स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ? इंटरनल कंट्रोल में क्या होता है कि भाई वो ट्रांजैक्शन की चेकिंग होती है, कोई गड़बड़ है तो वो सामने आ जाए। ये ट्रांजैक्शन हर एरिया में होता है, लेकिन उस एरिया के लिहाज से होगा। जैसे सेल्स में इनवाइसेस वगैरह की रीचेकिंग वगैरह देखते हैं, लिमिट वगैरह देखते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते, फिजिकली चेक नहीं करते। जबकि इन्वेंट्री में क्या करते हैं? फिजिकली चेक। तो एरिया के लिहाज से चेकिंग की नोयत भी बदल जाएगी ना, तो चेकिंग करनी जरूर है। अगर ट्रांजैक्शन चेकिंग के बाद यानी इंटरनल कंट्रोल के बाद और गुड इंटरनल कंट्रोल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट हो रही हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्ट्रांग है। और अगर ट्रांजैक्शन इंटरनल कंट्रोल के बगैर ही है या कि घटिया किस्म के इंटरनल कंट्रोल के जरिए से आ जाए तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट भी ज्यादा। भाई ये बात समझ आ रही है कि नहीं? चलें जी, ये तो हो गया हमारा आधा काम, तो आज का हो गया प्रोसेस ऑफ क्लियर जी। चलिए 1 मिनट है मेरे भाई, यहाँ पे लगा दिया हमने चेक पॉइंट। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए जी मेरे भाई, पूछे। नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का कोई इंटरनल कंट्रोल पे नहीं, वो तो बाद में हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना, इंटरनल कंट्रोल तो पहले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। जी पूछिए। हाँ जी, बायलॉज एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। याद रखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए IFRS को तो फॉलो करना ही करना होता है।
साथ ही साथ अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स हो ना, उनको भी फॉलो करना है। टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही हैं। 2 सेट्स, ये क्या होता है? ये तो मैंने आज तक बोला ही नहीं है। 2 सेट बोला मैंने? मैं सिंगल सेट नहीं संभाला जा रहा भाई हमसे, आप 2 सेट कर रहे हैं। खुदा का खौफ कर भाई, इतना मुश्किल ना कर मेरा भाई, ऑडिट को इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब पूरा फोकस हो जाए, कंसेप्ट छोटा सा लेकिन बहुत ही अहम है, पूरी अटेंशन चाहिए मुझे आपकी। ऑडिट का प्रोसेस कैसे होता है? ऑडिट का प्रोसेस कैसे होता है, ये सुन लीजिए। ऑडिट के प्रोसेस में, अच्छा मुझे बताइए, एक डॉक्टर जो है उसके प्रोफेशन को अगर हम डिवाइड करें, 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक डॉक्टर के, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, नंबर 1, पहले स्टेप में वो कोई रिस्क असेसमेंट करता है, बीमारी की असेसमेंट करता है, कौन सी बीमारी है, किस नौयत की, कितनी संगीन है। ऐसा ही है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब सर में दर्द है, तो अच्छा डॉक्टर क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा, कहेगा आके बैठ जाओ जरा, कुछ ना कुछ उसने अपने रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर रखे होंगे, टूल्स रखे होंगे हैं। कभी तो वो मैनुअली कहता है नब्ज दिखा के चेक कर लो, कभी कोई ना कोई उसने टूल शूल रखे होते हैं लगा के इधर उधर, भैया हाँ टेस्ट, कभी कहता है ये टेस्ट करवा के लेके आओ। डिफरेंट टूल्स होते हैं। इन सारे टूल्स का मकसद एक ही होता है, क्या? कि आइडेंटिफाई हो जाए मर्ज कौन सा है, किस नौयत का है। टेस्ट लिखवाता है ना, देता है कि टेस्ट करवा के लाओ, वो बीमारी का इलाज कर रहा होता है कि मर्ज को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। मेरा तो ख्याल है ये बिला वजह का स्टेप होता है। वो क्यों देर कर रहा है? उसे चाहिए फौरी तौर पे ट्रीटमेंट शुरू कर दे। कोई बंदा अगर जाके कह रहा है कि मेरा सर में दर्द हो रहा है, उसे चाहिए फौरी तौर पे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी कर दे, फौरी तौर पे करे, उसका सर दर्द तो ठीक। ऐसे होना चाहिए कि वो सही कर रहा है। पहले रिस्क असेसमेंट करके आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मसला क्या है, किस नौयत का है, ताकि उस लिहाज से ट्रीटमेंट हो ना। अगर सिर्फ हल्का सा सर दर्द है, उसे कहो भाई ये लो डिस्प्रिन की 2 गोली पानी में घोल पी, बस तेरा मसला हल। और अगर लगे कि मसला ज्यादा है तो फिर सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। भाई ऐसा ही है, ऐसा तो नहीं कि मसला ज्यादा है और डिस्प्रिन दे दी, वो भी गलत, और ऐसा नहीं है कि सर दर्द हो दिया सिर्फ सर्जरी कर दी, वो भी गलत। तो मुझे बताइए, एज ऑडिटर हमें भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिफरेंट एरियाज को वेरीफाई करना है। क्या फौरी तौर पे क्लाइंट पे जाते ही हम हल्ला बोल दें और सेल्स को वेरीफाई करना शुरू कर दें, परचेज को वेरीफाई करना शुरू कर दें, कि पहले थोड़ा सा रुक के देख ले कि किस एरिया में रिस्क ज्यादा है, किस एरिया में रिस्क कम है। बताइए, रिस्क असेसमेंट हमारे मेडिकल प्रोफेशन में है, ठीक है, कि फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले रिस्क असेसमेंट करो, मेडिकल प्रोफेशन में है। क्या हमारे ऑडिट प्रोफेशन में होने चाहिए कि नहीं? पक्की बात है, होने चाहिए, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसलिए हमने अपने ऑडिट को 2 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। पहला फेज है रिस्क असेसमेंट फेज। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई 50 के करीब एरियाज हैं, सेल, परचेज, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री वगैरह 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 वगैरह। 50 किस एरिया में रिस्क हाई है, किस एरिया में रिस्क लो है, ये है रिस्क असेसमेंट फेज में। रिस्क असेसमेंट फेज में क्या करते हैं हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके चेक करते हैं किस एरिया में रिस्क हाई है, किस में लो है। फिर जब ये रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं, रिस्क असेसमेंट कर, उसके बाद हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ये जो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होते हैं, इनका मकसद क्या होता है कि जो रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए हैं ना पहली स्टेज पे, अब उनको एड्रेस करना है, उनको खत्म करना है, उनको कम करना है, उनका इलाज करना है, ठीक है, ऑपरेशन करना है उन रिस्क का। अब ये दूसरी स्टेज है भाई। हमारे प्रोफेशन की भी 2 स्टेज समझ रहे हैं, एक रिस्क असेसमेंट स्टेज और दूसरी कौन सी है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो जिस पर्सन ने, ऑडिटर ने रिस्क असेसमेंट को स्किप करके डायरेक्ट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे चला गया, गुड ऑडिटर के बैड ऑडिटर? बैड ऑडिटर।
हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कहते हैं हमेशा हर एरिया में पहले रिस्क असेसमेंट करो, फिर उसके बाद फर्दर प्रोसीजर की तरफ जाओ। क्लियर? ओके। रिस्क असेसमेंट, भाई रिस्क असेसमेंट कैसे होगी, अगला सवाल ये है, रिस्क असेसमेंट कैसे होगी? भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करके होगी। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करते हैं एंड इंटरनल कंट्रोल। फिलहाल आप इंटरनल कंट्रोल का लफ्ज याद कर लें, इसको रटा लगा, समझ तो लिया है आपने, ठीक है? तो जाहिर है जुहूद बताइए, जहां पे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा वहां पे रिस्क क्या होगा, और जहां पे इंटरनल कंट्रोल वीक होगा वहां पे रिस्क क्या होगा। तो रिस्क असेसमेंट में सही लफ्ज फिट किया है ना उसने कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इंटरनल कंट्रोल। इसमें हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं, किस लिए? टू असेस रिस्क, रिस्क को असेस करने के लिए। भाई कौन से रिस्क असेस करने के लिए? दो तरह के रिस्क, छोटे छोटे रिस्क, बड़े बड़े रिस्क। जब आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्या करेंगे? तो दो तरह के रिस्क सामने आएंगे, एक छोटे छोटे रिस्क, एक बड़े बड़े रिस्क। जैसे करप्शन होती है ना, एक होती है छोटी करप्शन, एक होती है बड़े लेवल की करप्शन। जो बंदा जितनी बड़ी पोजीशन पे होगा उतने बड़े लेवल की करप्शन करेगा, ठीक है? मैं अगर एक ऑफिस में बैठा हुआ हूं तो मैं उस ऑफिस में ही करप्शन करूंगा, लेकिन अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूं तो मैं तो सारे डिपार्टमेंट्स में करप्शन कर सकूं। उसी तरीके से याद रखें, अगर कोई पर्सन कंपनी के अंदर सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में बैठा है तो वो जब एरर या फ्रॉड करेगा सिर्फ एक एरिया में करेगा, किसमें? सेल्स में। और अगर कोई पर्सन सीएफओ या सीईओ की पोस्ट पे बैठा है, अब वो जब फ्रॉड करेगा तो बताइए सीएफओ सीईओ का कंट्रोल सिर्फ एक एरिया में होता है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वो छोटा रिस्क होगा कि बड़ा रिस्क होगा? तो जो भी रिस्क होते हैं ना हमारे के कहां कहां एरर या फ्रॉड हो सकता है, उसे दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक छोटा रिस्क इसे बोलते हैं रिस्क एट असर्शन लेवल, क्या बोलते हैं? रिस्क एट असर्शन लेवल। एक बड़ा रिस्क जिसे बोलते हैं रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, क्या बोलते हैं? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। भाई कुछ कुछ बात समझ आई? तो फिर मुझे बताइए, जब हमने ऑडिट करना है, हमने अपने ऑडिट को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक हिस्सा होगा रिस्क असेसमेंट और दूसरा हिस्सा होगा रिस्पांस टू रिस्क असेसमेंट। रिस्पांस टू रिस्क असेसमेंट को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी बोलते हैं। भाई रिस्क असेसमेंट स्टेज पे हम क्या करते हैं? फौरी तौर पे वेरिफिकेशन शुरू नहीं करनी, पहले स्कैन करो पूरी कंपनी को। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी का मतलब है पूरी कंपनी को स्कैन करो। एंटिटी मींस कंपनी, कंपनी को भी देखो, उसके इंटरनल कंट्रोल को भी देखो, देखो कहां कहां गलती का चांस है, जहां पे कुछ आपको फिर कुछ रिस्क आइडेंटिफाई होंगे, ठीक है? ये रिस्क आइडेंटिफाई होंगे। ये जो आपने प्रोसीजर, रिस्क दो तरह के होंगे, कौन कौन से? रिस्क एट असर्शन लेवल, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब होता है बड़ा लेवल, और रिस्क एट असर्शन लेवल क्या है? स्टूडेंट कहने लगा सर सेल्स में अगर कोई एरर या फ्रॉड का रिस्क होगा वो रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है कि रिस्क एट असर्शन लेवल? मैं क्या सर, कहता है सर वो भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही होती है सेल्स। हाँ तो वो लाइन आइटम है। रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है डेफिनेशन, क्या है? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है। दोनों ही रिस्क, असर्शन लेवल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। इंटरेस्टिंग, लेकिन लेवल आपको उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बता रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हाई सिग्निफिकेंस, असर्शन लेवल कंपैरेटिवली लो सिग्निफिकेंस। तो रिस्क सामने आ गए। अच्छा, इस रिस्क को ढूंढने के लिए आप कुछ इंक्वायरीज भी करते हैं। इंक्वायरीज का मतलब सवाल जवाब करना,
ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब देखना। इंस्पेक्शन भी करते हैं, इंस्पेक्शन का मतलब है कि रिकॉर्ड वगैरह को चेक करना, एसेट्स को चेक करना। पूछना इंक्वायरी, देखना ऑब्जर्वेशन, छूना इंस्पेक्शन, और कैलकुलेशन करना एनालिटिकल प्रोसेस। अब मैं एक एक एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रोसीजर मैंने सही पढ़ाए हैं, इनसे वाकई रिस्क आइडेंटिफाई होता है। मैनेजमेंट से पूछा, सर क्या इस साल पिछले साल की निस्बत इस साल सेल्स उतनी ही है जितनी पिछले साल थी? मैनेजमेंट ने कहा नहीं सर, इस साल तो सेल्स डबल हो गई है, आखिरी महीने में हमने बेतहाशा सेल की है। बताइए इंक्वायरी से रिस्क बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया आपका? ये बढ़ गया। ये है इंक्वायरी। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में क्या किया हमने? ऑब्जर्वेशन में जाके देखा, फैक्ट्री का विजिट किया, दूर से देखा 4 मशीनरी पड़ी हुई थी महंगी महंगी, 3 ठकाठक चल रही थी, चौथी बंद पड़ी थी। ये ऑब्जर्व किया हमने ऑब्जर्व किया, हमें पता चल गया क्या ये जो ठकाठक मशीन चल रही है ये तो ठीक है, ये जो बंद पड़ी है ये खराब हो चुकी है, इस पे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से भी रिस्क सामने आता है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन हमने सेल इनवाइस को ऐसे करके देखा, उसके ऊपर जिसने सेल इनवाइस प्रिपेयर की थी उसके साइन आ रहे थे, चेक करने वाला किसी के साइन नहीं थे। इससे हमें पता चल गया क्या कि सेल्स के अंदर इंटरनल कंट्रोल वीक है। कैसे पता चला? कोई सेल इनवाइसेस को चेक ही नहीं कर रहा। इंस्पेक्शन से भी रिस्क आइडेंटिफाई और एनालिटिकल प्रोसीजर से भी रिस्क आइडेंटिफाई होता है। कैसे? सेल्स उतनी ही है जितनी पिछले साल थी, लेकिन हमने जब डाटा टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट की तो डाटा टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी आती है ना? डाटा टर्नओवर रेशियो पता चला पिछले साल की निस्बत पिछले साल डाटा टर्नओवर रेशियो 100 डेज थी, इस साल 160 डेज है। तो बताइए डेटर्स जब रेशियो बढ़ गई 160 डेज हो गई, डेटर्स कम हो गए कि ज्यादा हो गए? ज्यादा। इसका मतलब पता है क्या है कि डेटर से कलेक्शन नहीं हो रही, डेटर्स में बैड डेट डेटर्स मौजूद है, प्रोविजन फॉर बैड डेट का रिस्क है। ठीक है, तो बहरहाल ये सारी एग्जांपल यूं ही मैंने आपको दे दी, समझ आ गई तो ठीक है, नहीं समझ आई तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, इसको याद कर लें, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर ये है। ठीक है जी। अगर किसी जगह पे रिस्क आइडेंटिफाई हो गए तो इसका मतलब यह है वहां पे गलती का चांस ज्यादा है, ज्यादा है। क्लियर हो गया? ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अच्छा, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अलग चीज है, मिस स्टेटमेंट अलग चीज है, ये आपको पता है कि नहीं पता? पक्की बात है। एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, सही बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा फैब्रिकेशन करके सही है। वहां पे क्लाइंट का जो स्टॉक था ना वो एक गोदाम में पड़ा हुआ था, गोदाम पे ताला ही कोई नहीं था, गोदाम में ताले कोई नहीं। जैसे ही हमने देखा ऑडिटर अंदर का जगह, मैं आवाज लगाई, मैंने भाई को, मैं कहा ओ भाई सुन, मेरे वो साथ दूसरा था जो क्लाइंट का बंदा, मैंने कहा गोदाम में आपने इन्वेंट्री रखी हुई है, दरवाजा खुला हुआ है, मेरा रिस्क बढ़ गया, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, चांस है कि कुछ ना कुछ इन्वेंट्री मिसिंग होगी। उसने कहा सर जी रिस्क है अभी के कंफर्म है? रिस्क है, कंफर्म नहीं है। उसने कहा सर आगे तो चलें देखें क्या होता है। अंदर जाके देखा इन्वेंट्री पूरी थी, हालांकि चांस था कि इन्वेंट्री, भाई दरवाजा खुला, कहता है नहीं सर ये इन्वेंट्री बहुत भारी है आसानी से नहीं उठाई जाती, ये 2-4 बंदे चाहिए, जब 2-4 बंदे इसको उठा के लेके जा रहे होंगे ना, रास्ते में 10 बंदे देख लेंगे उसको पकड़ लेंगे। तो रिस्क था, मिस स्टेटमेंट नहीं थी। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है, मिस स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट। ये रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट था। मैंने कहा अगर मिस स्टेटमेंट होती ना, छोड़ना नहीं था, ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना था हमने, लेकिन मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये तो रिस्क है, छोड़ेंगे इसको भी नहीं। क्यों? अब हम कहेंगे ये मिस स्टेटमेंट तो नहीं है लेकिन रिस्क तो है ना, मैनेजमेंट को बता देना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस के तौर पे बता देना चाहिए, इसको ठीक ही कर ले। तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अलग कंसेप्ट है और मिस स्टेटमेंट अलग है, समझ रहे हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जब आप परफॉर्म करते हैं तो आपको रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है कि मिस स्टेटमेंट? रिस्क ऑफ, क्लियर? रिस्क सामने आ गया। अब क्या करना है? अब हमने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं।
यानी रिस्पॉन्स टू रिस्क देना। क्या करना है? उस रिस्क सामने आ गया। अब कुछ एरियाज में रिस्क कम होगा, कुछ एरियाज में रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, जिन एरिया पे रिस्क कम है वहां पे हमने प्रोसीजर कम परफॉर्म करने हैं, जिनमें रिस्क ज्यादा है वहां पे प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करने हैं। तो अब जब हम रिस्पॉन्स टू रिस्क की बात करते हैं ना, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इसमें हमारे पास दो तरह के प्रोसीजर है। रिस्पॉन्स टू रिस्क में दो तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बोले जरा, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद जब हमने उस रिस्क को एड्रेस करना है तो दो तरह के प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। कौन से? एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अगर तो रिस्क कम, अब वो डिपेंड करता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना रिक्वायर्ड नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना रिक्वायर्ड नहीं है, चाहे तो करें चाहे ना करें। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हम इंटरनल कंट्रोल को हल्का फुल्का देखते हैं ना, अंडरस्टैंड करते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक हो ना, रिस्क असेसमेंट पे हमें पता चले इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो फिर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म नहीं करते, डायरेक्ट सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन की थी ना, अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ऑब्टेन की है, उससे पता चले कि कंट्रोल स्ट्रांग है, तो फिर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म करते हैं, फिर हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने कहा ये भाई कंफ्यूज हो गए। इन्होंने कहा सर जी रिस्क असेसमेंट स्टेज पे भी कंट्रोल आ रहा है, यहां पे भी आपने कहा कि हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑब्टेन करते हैं, यहां पे भी कंट्रोल्स आ रहा है, इनमें फर्क क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल में, रिस्क असेसमेंट में क्या करते हैं हम? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या करते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है? सुने जरा, सुने। क्लाइंट पे गया, मैंने कहा भैया इन्वेंट्री चोरी हो सकती है। उसने कहा सर आप बेफिक्र रहे, हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमने कहा बताओ कैसे? उसने कहा सर जरा ऊपर देखे, दाएं बाएं देखे, उधर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। कहने का सर सीसीटीवी कैमरा है, कोई चोरी करेगा फौरन पकड़ा जाएगा, उधर बंदा बैठा हुआ है मुसलसल देख रहा है। बाज़ का देखा ज्वेलरी शॉप्स के ऊपर इस तरह सिस्टम होता है, वो कैमरा लगाए होते हैं और उधर बंदा कंटिन्यूसली देख रहा होता है। उसने हमें कहा सर इन्वेंट्री चोरी हो ही नहीं सकती, कैमरा लगा हुआ है। ये क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल का मतलब है हल्का फुल्का देखना, कंट्रोल पूछना बस कि भाई है कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। ये है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। मेरा रिस्क थोड़ा कम हो गया, लेकिन मैंने अभी पूरी तसल्ली नहीं करना, पूरी तसल्ली नहीं हुई मेरी अभी। क्या मुझे देखना चाहिए ये वाकई जेन्युइन सीसीटीवी कैमरा है कि डमी कैमरा है? फेक भी तो हो सकता है। क्या मुझे चेक करना चाहिए? क्या मुझे चेक करना चाहिए कि कैमरा अगर ठीक है भी, दूसरी तरफ बंदा उधर बैठा देख रहा है कि सो रहा है? वो सोया भी तो हो सकता है। ये जो नेक्स्ट लेवल पे जाके चेकिंग करना है ना, इसे कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। जब इंटरनल कंट्रोल को सिर्फ पूछताछ करते हैं, पूछताछ, इसको क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल। जब इंटरनल कंट्रोल को चेक करते हैं कि वाकई सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसे क्या बोलते हैं? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो बताइए क्या सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल करके हमें जंप मार देनी चाहिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे कि अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल से पता चले कि कंट्रोल स्ट्रांग है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करने चाहिए? बोले टेस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है? कंट्रोल चेक करो सही परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, अच्छा एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछूं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब परफॉर्म होने चाहिए? जब कंट्रोल वीक है तब, या जब कंट्रोल स्ट्रांग है तब? स्ट्रांग है तब। नहीं, दोनों में नहीं होने चाहिए, वीक में नहीं होने चाहिए।
वीक में गिनने चाहिए। हमने उधर इन्वेंट्री काउंट करने के लिए गए, हमने गार्ड से पूछा भैया इधर, बंदे से पूछा इधर तक चोरी हो सकती है? उसने कहा वाकई सर चोरी हो सकती है क्योंकि सीसीटीवी कैमरा हमने लगाए नहीं हुए। मैंने कहा अच्छा नहीं लगाए हुए तो बताओ सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उसने एक लगाई हमें। कहा जब कह रहा हूं नहीं लगाए ही नहीं तो चेकिंग कहां से करेंगे? जब इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं तो टेस्ट कहां से करेंगे? नहीं कर सकते ना। कंट्रोल टेस्ट कब होगा? जब स्ट्रांग होगा तब टेस्ट होगा। भाई बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर से बताइए हमारे ऑडिट में दो बड़ी स्टेजेस कौन सी हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिस्पांस यानी फर्दर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिस्क सामने आते हैं, ठीक है। जब रिस्क सामने आए, क्या रिस्क असेसमेंट स्टेज पे हम इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या रिस्पांस टू रिस्क। रिस्पांस टू रिस्क में दो तरह के काम करते हैं। कौन से? टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। टेस्ट ऑफ कंट्रोल लाजमी नहीं है, कुछ एरियाज में हम करते हैं कुछ में नहीं करते। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, लाजमी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करते हैं और कब नहीं करते भला? जब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे, जब इंटरनल कंट्रोल वीक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन सब्सटेंटिव प्रोसीजर लाजमी करेंगे। अगर रिस्क हाई है तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा करेंगे, अगर रिस्क लो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम करेंगे। सही बोला ना? रिस्क ज्यादा प्रोसीजर ज्यादा, रिस्क कम प्रोसीजर कम। भाई ठीक है। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद क्या होता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेट। अब जैसे हमने इन्वेंट्री के कंट्रोल्स को देख लिया, अब हम देखेंगे इन्वेंट्री का बैलेंस इधर कितना है गोदाम में और बैलेंस शीट में कितना लिखा है। ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर होगा। जब सीसीटीवी कैमरा वगैरह देख लिया, चेकिंग कर ली, वो तो इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा था ना। अब फिर इंटरनल कंट्रोल के बाद हमने क्या करना है? इन्वेंट्री को गिनना है, इधर कितनी पड़ी हुई है और बैलेंस शीट में कितनी पड़ी हुई है। जो प्रोसीजर हम बैलेंस शीट की अमाउंट वेरीफाई करने के लिए परफॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ठीक है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में याद रखें, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहे होते हैं, बैलेंस शीट चेक नहीं कर रहे, इनकम स्टेटमेंट चेक नहीं कर रहे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट चेक करते हैं। कुछ बात समझ आए? तो सीसीटीवी कैमरे देख लिए, अब क्या कर लें? इन्वेंट्री को गिन के देख ले। जो इन्वेंट्री को गिन के हम देख रहे हैं बैलेंस शीट में पूरी है कि नहीं, ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद क्या होता है? टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब अगर इधर फिजिकल में कम पड़ी है, बैलेंस शीट में ज्यादा है, तो अब आपने ये नहीं कहना रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बढ़ गया, बल्कि क्या कहना है? मिस स्टेटमेंट बढ़ गई। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के बाद क्या आइडेंटिफाई होता है? रिस्क आइडेंटिफाई होता है। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बाद क्या? सॉरी जज्बाती हो गया। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बाद क्या आइडेंटिफाई होता है? मिस स्टेटमेंट। समझे? मिस स्टेटमेंट। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के भी दो टाइप्स हैं, लेकिन अभी बहुत हो गया। वो दो टाइप्स है, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स, लेकिन बहुत हो गया, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल में हम थोड़ा डिटेल में जाके काम करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर में हम कैलकुलेशन वगैरह करके काम करते हैं, लेकिन अभी बहुत हो गया, वो नहीं पढ़ना, वो फिर कभी पढ़ेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर की दो टाइप्स हैं, मजीद दो टाइप्स हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। ये ऑडिट तो आस्ता आस्ता खुलता ही जा रहा है। ऑडिट प्रोसीजर हमारे पहले दो हिस्सों में आए थे कि ऑडिट दो हिस्सों में होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और रिस्पांस टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर रिस्पांस टू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आगे खुल गया दो हिस्सों में। वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल अलग हो गया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलग हो गया। अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर आगे दो हिस्सों में खुल गया, वो कौन से? एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल। लेकिन ये बाद में कभी पढ़ेंगे, इतना काफी। भाई समझ आ गई आपको? टोटल दो बड़े फेजेस समझ आ गए।
इंटरनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में फर्क समझ आ गया? पक्की बात करें। क्या रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट में फर्क समझ आ गया? यकीन करें अगर ये समझ आ गया तो लिख लें। और ये बात बहुत से स्टूडेंट्स को पास होने के बाद भी क्लियर नहीं होती कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या फर्क है। और कभी कभी रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट को भी इंटरचेंजेबल। अब आपने ध्यान रखना है इस चीज का। क्लियर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का मकसद क्या है? रिस्क आइडेंटिफाई करना। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मकसद क्या है? मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना। ये याद, इसको बार बार पढ़े, इसको बार बार पढ़े। ठीक है जी। अच्छा, आज के लेक्चर में जो याद करने वाली चीजें हैं वो नोट कर ले, बल्कि कल भी नहीं बता सका था मैं। कल के लेक्चर में आपने प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसको पक्का करना है। इंडिपेंडेंस सिर्फ समझना है। इंडिपेंडेंस सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि ये फ्यूचर में हमने आगे चैप्टर आएगा पढ़ना है। प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसको पक्का कर ले, रटा लगा ले इसको। ठीक है? केस स्टडी भी हमने करनी है, लेकिन रटा भी लगा है। ठीक है? अगर जब मैं ये कहूंगा कि इसको रटा लगा ले तो आप ये तो नहीं कहेंगे सर सिर्फ रटा ही लगाते हैं। भाई सिर्फ रट्टा ही नहीं लगाते, हम रट्टा भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? आई कैप कहता है। कैसे पता चला आई कैप कहता है? भाई पास्ट पेपर उठा के देखो, उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं। फिर प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग वाला है। कोई चीज याद नहीं करनी सिवाय एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन के। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डेफिनेशन याद करनी है, बाकी कोई चीज याद नहीं करनी, सिर्फ अंडरस्टैंड करनी है। प्रोसेस में जो प्रोसेस या फेजेस ऑफ ऑडिट हैं, ये सारा याद करना है, ये सारे याद करना है। ठीक है भाई? क्लियर हो गया? ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? अरे घर जाके 4-5 दफा पढ़ लेना आपने, मेहरबानी पढ़ लेना। ठीक है? ओके जज़ाक। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। 1 मिनट हरिएगा। हाइब्रिड क्लास वाले स्टूडेंट्स, दोनों हाइब्रिड क्लास वाले स्टूडेंट्स अभी नहीं जाएंगे। ना 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 ना, आपके लिए भी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी चंद मिनट बाकी है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होते तो हालचाल पूछ लूँ उनसे कि समझ आए, सवाल जवाब होगा। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।